It is 8 November 2025, Abdullah. I am recording this class for Abdullah and Banin. The question number one, it is June 2019 paper. Question number one, we have to decide which is a scalar quantity. So option A is unit of velocity. Velocity is a vector quantity. Meter per second is square. Acceleration. Acceleration is a vector quantity. Kg is mass. Meter per second square is acceleration. So force is a vector quantity. We are searching a scalar quantity. Simra told us kg is mass. Meter cube is volume. So it becomes mass per unit volume, that is density, and you know density is a scalar quantity. So question number one done by Simra. Now it is turn for Manahil. Manahil beta, uh, there is a satellite, I think, a space rocket, okay, and this space rocket is switch off its engine and it is orbiting above the Earth atmosphere. G, which law and which Assalamu alaikum Abdullah. हाँ बेटा Manahil, if a spacecraft or a space rocket orbiting around the Earth, then its velocity is changing or uniform? Yeah, yes, yes, okay. So velocity is changing, and is it third law of motion or it is Newton's second law of motion? Second law, you know when velocity changes, it produces acceleration. Velocity changes, it produces acceleration, and in unit 4 we will study it is called centripetal acceleration. So when an object is orbiting around the earth, then its velocity direction changing, so it is according to Newton second law of motion. But Abdullah, it is question for you, and this question we have solved in the class. ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि this is a ball and this sphere or ball is floating on the water surface. Its volume is, sorry, its weight is 2.5 Newton, but it is half immersed into the liquid. It is half immersed into the liquid. It's half volume beneath the surface of water. And now you have to apply it further force F to complete immerse. कितनी फोर्स फर्दर लगाना होगी ताकि ये कम्प्लीटली इमर्स हो जाए? जी अब्दुल्ला भाई। क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब्दुल्ला भाई, अगर क्वेश्चन देखकर आपको याद ना आए ना कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये भी खतरनाक बात है ना बेटा। हम कोई क्वेश्चन पढ़ चुके हों और अगर दिमाग में ना हो, तो बेटा वो दोबारा देख के तो फौरन याद आ जाना चाहिए, अरे यार ये तो वाला सवाल है हमने किया हुआ। ठीक है, तो अब्दुल्ला भाई ये बात भी कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। चलिए हम आपको दोबारा क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये एक बॉल है, ये बॉल किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है। लेकिन जब फ्लोट कर रही है, तो आप देख के मुझे बताइए क्या ये बॉल पूरी डूबी हुई है या आधी डूबी हुई है? आप बताइए अब्दुल्ला। आधी डूबी हुई है, ठीक है। और इसका वेट कितना है? 2.5 न्यूटन। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी डूब जाए। तो पूरी डुबोने के लिए, फुल इमर्स करने के लिए, आई विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स। क्वेश्चन है कितनी फोर्स लगाऊं ताकि ये पूरी डूब जाए? यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, मिनिमम फोर्स। 2.5 न्यूटन फोर्स ने इसको हाफ इमर्स कर दिया। ठीक, अगर आप 2.5 फर्दर फोर्स लगा देंगे तो ये फुल इमर्स हो जाएगी। तो इसलिए बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2.5 की फर्दर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉल कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है बेटा, इतनी फोर्स से आधी डूब रही है, तो इतनी ही फोर्स और लगा दो तो बेटा पूरी डूब जाएगी। अब्दुल्ला बेटा बात समझ में आती है? वेट से आधी डूब रही है, वेट के बराबर और आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें ऊपर से बेटा, तो ये पानी के अंदर पूरी डूब जाएगी। अब्दुल्ला बेटा बात समझ में आती है? हाँ बोले बोले।
जी 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 जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो पूछ रहे हैं एफ कितना लगा है। दे आर नॉट आस्किंग टोटल फोर्स। ये कह रहे हैं कितनी फोर्स एफ और लगा दूं, और कितनी फोर्स एफ लगा दूं। तो इट इज नॉट द टोटल फोर्स, मैं आपकी बात समझ गया। अगर वो कहते हैं कितनी टोटल फोर्स रिक्वायर होगी तो इट विल बी 2 टाइम 2 पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये है टोटल फोर्स, और ये वो फोर्स है जो आप फर्दर लगा रहे हो, 2.5 न्यूटन acting already by its weight, and now you are applying further force 2.5 जो उसको completely immerse करा देगी। अब्दुल्ला बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सिमरा। सिमरा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन है, और मैं समझा नहीं रहा क्वेश्चन आपको, जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन खुद से बताइए। दिस इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, you are given time, and you have to calculate this horizontal distance. And horizontal distance, we have only one formula to calculate horizontal distance. Simra, what is the formula to calculate horizontal distance? Yes, and it must be horizontal velocity. To calculate horizontal distance, velocity must be horizontal. And horizontal velocity is 1.2, time is 0.9 second. So the right answer is B. Okay. And now the next question for Manahil. Manahil, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। A sample of sea water is collected using a beaker. ठीक है, the sample contains some particles of sand which settle at the bottom of the beaker. ठीक है, तो consider this is a beaker. In this beaker there is a sea water which contain some sand particle, and sand particle moving down. ठीक है, अब आप मुझे आंसर बताएं, मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मनाहिल, decrease in time means reach the sand particle to the base of the beaker quickly. Decrease in time. Yes, your answer is right. Your answer is right. Okay. Because if the particles are small, small particle having a smaller terminal velocity. When smaller terminal velocity, it means sand particle will attain very quickly terminal velocity. And if they attain terminal velocity, then they will move slowly to the base of the beaker. So they will take time. Otherwise, if the viscosity of the seawater is low, obviously it will move fast. When it will move fast, they will take less time, and we are interested for less time. So if you are interested to take less time, it means you are interested to move sand particle very fast. And if the viscosity is low, there will be low resistive force. If the drag force is less, then particle will move fast, and particle will take less time to reach the beaker of the water. Okay, to the base of the beaker. Okay. Now question number 6 is about deformation, which we haven't studied. And now this question is for Manahil. Sorry, Abdullah. Abdullah, this is question for you. A water pump causes 200 gram of water to ejected. This is the mass, and this mass of water is ejected at a speed 3 meter per second. Okay, and they are asking calculate power. अब्दुल्ला मुझे सिर्फ बताओ पावर का बिल्कुल बेसिक फार्मूला क्या होता है?
वर्क डन ओवर टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना, एक ही बात। अच्छा, इफ यू आर गिवन मास एंड वेलोसिटी, देन विच काइंड ऑफ वेलोसिटी will be used in this question? If you are given mass and velocity, which kind of energy you can use in this question? अब बेटा मास और वेलोसिटी दें तो कौन सी एनर्जी दिमाग में फौरन आती है बेटा? If you are given mass and if you are given velocity, then we have two types of energies in your course. One of them is half mv square and the other one is mgh. ठीक है बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी गिवन हो तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में मास और हाइट गिवन हो तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें। तो हम डेटा देखकर डिसाइड करते हैं कि विच फॉर्मूला वी शुड यूज। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन मास, वी आर गिवन वेलोसिटी, तो अब्दुल्ला हमें बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं या पोटेंशियल एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का। अब क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया कि जब हम क्वेश्चन में फॉर्मूला सोचते हैं, इन दिस क्वेश्चन वी आर कैलकुलेटिंग पावर, तो पावर के लिए क्या चाहिए? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कौन सी? तो देखेंगे बेटा क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। ठीक है जनाब, क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में मास गिवन है, क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, तो हम यूज कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी यानी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में नोट करें कहीं पर भी आपको टाइम नजर आ रहा है? ये क्या लिखा है बेटा? ईच सेकेंड। ईच सेकेंड है ना बेटा? ईच सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मैंने लिखा बेटा हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, और टाइम मुझे नजर आ रहा है, इट इज ईच सेकंड यानी मींस 1 सेकंड। अब तो बेटा वैल्यूज पुट करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो कौन सा होगा। आंसर बताएं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं अगले महीने। आप कह रहे हैं बी। ठीक है, आप कह रहे हैं बी, तो मेरे ख्याल में भी कुछ सही है। मेरे ख्याल में क्योंकि आपने मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया होगा, और आंसर इज बी। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, किसकी बारी आती है मैं भूल रहा हूँ, किसकी टर्न है बेटा? अच्छा जी, सिमरा। सिमरा बेटा आपके लिए क्वेश्चन है। अ मॉडल रॉकेट इज लॉन्च and moves vertically upward while still burning fuel to give a constant upward thrust. The fuel runs out and the rocket reaches the maximum height at time t before falling back to the ground. Okay, it means fuel is burning. When fuel is burning, then there is a constant upward force exerted by engine. And if force is exerted, force produces acceleration. Force produces acceleration. Okay, if the force is constant, if the force is constant, then I am asking you, Simra, if the force is constant, then the graph of acceleration will be this or this. Select A or C first. You are saying it is C, other one means you are seeing C. Okay, it means for constant force there will be constant acceleration. It is the first part. So you can ignore option A and B, and the options are alive, that is C and D. Okay, and now the fuel runs out. Now the fuel runs out and rocket reaches the maximum height in time t. Okay, fuel runs out, rocket reaches maximum height t, and now what is the graph of acceleration? Because it will fall down, na? When the rocket engine is switch off, it is not working, so obviously rocket will fall down. So what will be the graph of question number 8, C or D?
Yes, it may be D. Okay, but according to your answer, if you are selecting D, it means as the rocket engine switch off, as the rocket engine switch off, sir, it will fall down quickly. As fuel runs off, run out, the rocket fall down. It is not right answer. ये बताइए, अगर आपकी कार चल रही है, कार में फ्यूल खत्म हो जाए, कार के फ्यूल को छोड़े, इफ यू आर साइकिलिंग बाय पेडलिंग, ठीक है ना, तो इफ यू स्टॉप पेडलिंग, तो क्या साइकिल फौरन रुक जाती है और साइकिल कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया? सिमरा, इफ यू स्टॉप पेडलिंग, देन साइकिल कंटिन्यू टू मूव और स्टॉप सडनली? यस। तो यहाँ पर भी बताइए, जब फ्यूल खत्म होगा तो रॉकेट थोड़ा सा ऊपर और जाएगा या फौरन गिर जाएगा? जी, जब रॉकेट ऊपर जाएगा ना, तो पता है क्या हुआ बेटा, देखिए, रॉकेट जब ऊपर जाएगा, रॉकेट जब ऊपर जाएगा, तो रॉकेट ऊपर जाने में फिर उसने नीचे रह के गिर जाना है। ठीक है जनाब, रॉकेट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर गिरेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर बन रहा है सी। एज यू सेड इट इज डी, तो डी नहीं है। डी जब होता, जब एज एज फ्यूल रन्स आउट, रॉकेट फॉल डाउन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ जनाब, कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट, this is the maximum height up to which the rocket is moving. Okay, rocket moving up, rocket moving up, rocket moving up, rocket moving up, rocket moving up. And at this stage, consider fuel run out. Fuel run out, okay? But it will further move upward and it is taking time t, and then it will fall down. Okay, so it means this time t, before this time t, the engine stops working. Before reaching this time t, engine is switch off. And when engine is switch off, force is zero. And if force is zero, so acceleration graph will stop at this position. This is the acceleration graph. And this acceleration due to the force of engine. It is due to the force of engine, force of thrust. Actually, this thrust is produced by, sorry, this acceleration is produced by this thrust. If engine stops working, if engine stops working, then thrust stop before at time t. So thrust stop, thrust becomes zero, or thrust, the direction of acceleration is reversed. So the answer is C. ठीक है, जो बेटा आप आंसर हमें बता रहे हैं सिमरा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एज इंजन stops working, then it fall down. But it is not the right answer. The rocket will continue its motion in upward direction and then it will fall down. So the right answer is C. And if you read the explanation, then I think it will more explain you. The correct answer is C. As the acceleration is positive while the fuel is still burning, it then becomes negative while still traveling upward. Traveling upward, as the only force acting on it are downward, weight and drag. Okay, it is moving upward, but force acting now downward, and these forces are weight and drag. That is why the direction of acceleration is reversed. ठीक है, जब इंजन ने काम करना बंद कर दिया, तो वहां तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वहां तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ऑल्दो द इंजन or rocket is moving upward due to the inertia, but now thrust force is zero, and now this acceleration due to the weight and drag which is acting downward, so the acceleration is negative. So I think this is a very difficult question. जो आपने आंसर किया था वो कॉमन सेंस का था, लेकिन फिजिक्स कहती है ड्यू टू द इनर्शिया इट विल मूव्स फर्दर अपवर्ड। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है वेक्टर का, एंड दिस क्वेश्चन फॉर वेक्टर, अब्दुल्ला आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को? अब्दुल्ला, Abdullah beta, इस क्वेश्चन को, because we have done this question in the regular class. सिर्फ मुझे ये बताएं, which method will you use to find out the answer? Yes, you will use your head to tail rule. Okay, and if you are using head to tail rule,
then I can join any vector. Consider this is a vector, and I am cutting this vector from here and joining this vector with this vector. Okay, and when I join this vector, consider it is my first vector, it is my second vector. So the resultant vector is this, and it is clear the resultant vector length is very small. ओके, हाँ बेटा बोलिए मनाइल। बेटा मैंने तो सीधा सीधा मैंने डिग्री भी यूज नहीं किया, मैंने तो वेक्टर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके चला गया बेटा। ठीक है ना, तो मैंने तो कोई ओरिएंटेशन में गलती की ही नहीं है। कोई भी बेटा गलती नहीं कर रहा है, ये वेक्टर अपनी जगह पर है। ठीक है, इसी वेक्टर को बेटा मैंने यहाँ से कट किया और कट करके इधर से उधर ले आके फिट कर दिया। हेड टू टेल रूल, सिंपल। और हेड टू टेल रूल लगाने के बाद नाउ इट इज द रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट इज स्मॉल इन लेंथ, सो सी एंड डी ऑप्शन आर फेल। अब इन दोनों में से अब्दुल्ला मुझे आंसर करके बता दीजिए कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, ए और बी। बी, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी करना चाहूंगा मनाहिल के लिए। मनाहिल बेटा ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि वी कैन ज्वाइन दिस वेक्टर, सो आई एम कटिंग दिस वेक्टर फ्रॉम दिस पोजीशन एंड नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस वेक्टर। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने दोनों तरीके से बेटा आपको करके दिखा दिया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, एंड दिस इज रिजल्टेंट इज अगेन शॉर्ट इन लेंथ एंड इट इज टिल टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से कर लिया हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी फॉर मनाहिल। जी क्वेश्चन नंबर 10, मनाहिल बेटा जल्दी से आंसर कीजिए। अ पर्सन of mass 70 kg is standing in the lift and he is exerting, sorry, the lift is exerting a force of 800 Newton on the floor of the lift. ठीक है जी। And the main thing is the lift moving upward. The lift moving upward. Okay. If the lift moving upward, then draw free body force diagram, weight acting downward, and lift force acting upward. Lift force acting upward. Lift force is 800 Newton. So 800 Newton force acting upward, weight acting downward, and lift moving upward. The main thing is this. So what is the resultant force, Manahil? Resultant force can be calculated by adding these forces or subtracting these forces. Subtracting. And as it is moving upward, so upward force is greater. So 800 Newton force is greater and weight is lesser. You know net force is MA. M is the mass. Mass is 70 kg. So net force is MA and weight is mg. Weight is mg. So weight is mg. Net force is MA. So what is the answer, Manahil? The answer is C. Okay. अब्दुल्ला बेटा बात समझ में आई आपको इस सवाल में? बट अब्दुल्ला जी। अच्छा ठीक है बेटा, अब्दुल्ला बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब्दुल्ला ये बताओ, अगर यही लिफ्ट नीचे जा रही होती तो क्या करते? हाँ तो फिर मुझे बताइए ना हम लोग क्या करते? नेट फोर्स की इक्वेशन बताएं फिर क्या बनती अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती। हाँ बोले बोले बोले। हाँ, तो क्या करते? उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, मुझे इसमें बताएं किसको किसमें से माइनस करते बेटा?
if lift is going down, तो weight is greater and this force is considered lesser. Okay, so it will be weight minus 800. ठीक है बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स मूवमेंट हो रही होती है हम उस फोर्स को ग्रेटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इफ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड देन वेट इज ग्रेटर एंड लिफ्ट फोर्स विल बी लेसर। ठीक, और उसके बाद बताइए बेटा नेट फोर्स में क्या लिखते हैं? सर नेट फोर्स होती है एम ए, वेट कितना होता है एम जी माइनस 800, और फिर आंसर कौन सा वाला बन जाता? फिर आंसर वाला बन जाता है डी वाला। ठीक है बेटा, फिर आंसर बन जाता है डी वाला। तो हम आपको आंसर नहीं बताना चाह रहे अब्दुल्ला बेटा, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि इफ एलिवेटर मूविंग अपवर्ड देन नेट फोर्स 800 माइनस वेट, इफ एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड देन नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस 800। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद अब्दुल्ला आपको छोड़ नहीं रहा यार। अब्दुल्ला ये बताइए एलिवेटर ऊपर जा रहा है, जल्दी से बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? एलिवेटर मूविंग अपवर्ड, जल्दी से बताओ। नेट फोर्स इक्वल टू, ठीक है, और नेट फोर्स की जगह क्या लिखते हैं बेटा? ओके, और वेट की जगह क्या लिखते हैं? ठीक है, अब आपको आ गया ये सवाल। ठीक है बेटा, अच्छा एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे, अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, ठीक है, बट हैविंग नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, ठीक, और ऐसा ही होता है हमारी जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, आप तो दुबई में अबू धाबी में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें जब लिफ्ट चल रही होती है तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं रखते। अगर एक्सेलरेशन रखें तो जो ओल्ड एज के लोग हैं ना उनके तो हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं रखते, उसमें एक्सेलरेशन नहीं रखते, थोड़ा सा एक्सेलरेशन आता है शुरू में। आपने भी शायद कभी फील किया हो, शुरू में हल्का सा दिमाग में चक्कर भी आ जाता है, हल्का सा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही होती है। तो अब्दुल्ला ये बताएं, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द लिफ्ट तो इक्वेशन क्या होती है? नो एक्सेलरेशन देन सर नो नेट फोर्स। ठीक है, नो नेट फोर्स, और जब नेट फोर्स नहीं होगी ना, नेट फोर्स नहीं होगी, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, वेट इक्वल टू दिस, फिर नेट फोर्स को हटा देते हैं बेटा। ठीक है ना, तो अगर नो एक्सेलरेशन तो नो नेट फोर्स, देन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और इजी वर्डिंग में बोल दे तो जो लिफ्ट होती है ना बेटा वो टर्मिनल वेलोसिटी से चल रही होती है। टर्मिनल वेलोसिटी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, टर्मिनल तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इतनी हाई वेलोसिटी से चलाएंगे तो उसमें भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसको चलाते हैं बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अच्छा चलिए जब जल्दी से इस पे आ जाए, ये क्या चक्कर है? सर इस क्वेश्चन को कराने के लिए ना मुझे एक थोड़ी सी थ्योरी यहाँ सुनाना पड़ेगी, फिर मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा अब्दुल्ला। क्वेश्चन यार ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये गन है। ठीक है जनाब, गन की ड्राइंग हम इतनी अच्छी नहीं बना रहे, बस ठीक है गन है। अच्छा जी, इस गन से मैं एक बुलेट फायर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब गन से एक बुलेट फायर करने जा रहा हूँ, और याद रखिएगा गन बहुत भारी होती है, गन बहुत भारी होती है। फॉर एग्जांपल ये जो गन है ये 10 kg की गन है। ठीक है बेटा, गन 10 kg की, इसमें जो बुलेट होती है वो बुलेट 10 kg की नहीं होती। बुलेट जो है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम की है। ठीक है ना, जो बुलेट है वो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम की है। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg की। ठीक? जब बुलेट हम फायर करते हैं तो आपको पता है बुलेट सर बहुत हाई स्पीड से जाती है, बुलेट बहुत हाई स्पीड से जाती है, बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जब बुलेट की हाई स्पीड होती है तो ये बताइए, बिफोर फायरिंग द बुलेट, बिफोर फायरिंग द बुलेट, बुलेट भी स्टेशनरी, गन भी स्टेशनरी, सो मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, जब आपने बुलेट फायर नहीं की तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट इट इज जीरो, बट एज यू फायर द बुलेट तो क्या होगा? सर bullet moves forward and it is moving towards right hand side, so its momentum is positive। और जब बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो गन बैकवर्ड रिकॉइल लेती है, so the momentum of gun
towards left hand side and it is negative. तो गन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, बुलेट राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अच्छा जी, इफ आई इक्वेट देम, क्योंकि ये माइनस है ना बेटा, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इस बात में यूं सीखें कि बुलेट और गन, देयर मोमेंटम आर इक्वल। ठीक है, टू कंजर्व मोमेंटम। ठीक है जनाब, अगर इनके मोमेंटम बराबर नहीं होंगे तो मोमेंटम की कंजर्वेशन नहीं होगी। यू नो, फॉर कंजर्वेशन टोटल मोमेंटम मस्ट बी जीरो, बिफोर जीरो, सो आफ्टर शुड बी जीरो। और आफ्टर कैसे जीरो होगा, इफ देयर मोमेंटम आर इक्वल। सो मोमेंटम ऑफ गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट आर इक्वल। पहली बात तो ये समझ लें। ठीक है, तो पहले ये वाली बात मैं बोल रहा हूँ, मुझे अब्दुल्ला समझाएंगे, फिर मैं आगे जाऊंगा। अब्दुल्ला गौर से सुनना। सर, जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो बिफोर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम इज जीरो, आफ्टर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम शुड बी जीरो। टू मेक मोमेंटम जीरो, गन एंड बुलेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों बेटा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा ही नहीं। सो द मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब्दुल्ला, पहले मुझे इतनी बात बोल के बता। जबरदस्त। हाँ, जीरो, एंड दे शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे बराबर नहीं होंगे। एक बात तो डिसाइड हो गई, दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे। अब यार एक बात गौर करो बेटा, कि गन का मास सर बहुत ज्यादा होता है। गन का मास बहुत ज्यादा होता है, और बुलेट का मास सर बहुत कम होता है। ठीक है जी, गन का मास बहुत ज्यादा है, बुलेट का मास बहुत कम है। अब आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाएं। सर, जिसका मास ज्यादा है ना, सर उसकी वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। तो गन जब पीछे जाती है तो बहुत स्लो पीछे जाती है। ठीक है, जितनी हैवी गन होगी, रिकॉइल उतना कम लेगी। ठीक है जी, और बुलेट तो सर जाती ही बहुत हाई स्पीड पे। ठीक, तो मैं आपसे क्या अब कहलवाना चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला गौर से सुनना। सर, देयर मोमेंटम आर इक्वल बट देयर मासेस आर डिफरेंट, एंड इफ देयर मासेस आर डिफरेंट तो ऑब्वियसली bullet mass is very small, so its velocity is very high, and gun mass is very heavy, so its velocity is very low. अब्दुल्ला यार ये बताओ, गन जब पीछे आती है तो इतनी स्लो पीछे क्यों आती है? बस, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे सिमरा करके बताएंगे। सिमरा बेटा गौर से सुनिएगा, सिमरा बेटा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये एक चाइल्ड है, स्केट बोर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है, और सब स्टेशनरी है। ठीक है, स्केट बोर्ड भी स्टेशनरी है, चाइल्ड भी स्टेशनरी है, बॉल भी स्टेशनरी है, सो सब कुछ जीरो है। ठीक है बेटा, सब कुछ जीरो है। ठीक, अब इस बच्चे ने क्या करा, सुने। इस चाइल्ड ने बॉल को आगे फेंक दिया। इट इज जस्ट लाइक बुलेट, बुलेट मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड चाइल्ड एंड स्केट बोर्ड जस्ट लाइक गन, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो बताइए, दोनों के मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर, मोमेंटम ऑफ बॉल एंड मोमेंटम ऑफ चाइल्ड विल बी सेम। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड थ्रो करता है बॉल को फॉरवर्ड एट हाई वेलोसिटी। बॉल की बहुत हाई वेलोसिटी है, बॉल की बहुत हाई वेलोसिटी है, बॉल आगे जाती है हाई वेलोसिटी से, लेकिन चाइल्ड पीछे जाता है लो वेलोसिटी से। गन पीछे जाती है लो वेलोसिटी से। द recoil ऑफ गन इज वेरी स्मॉल। द क्वेश्चन इज, explain in terms of momentum why child and skateboard move backward at low velocity। जी हमें बताइए सिमरा, why child and skateboard move backward at very low velocity। And I am sharing you the marking scheme।
इसमें सब कुछ वही लिखा है जो बेटा मैंने समझाया आपको बुलेट और गन के लिए। पढ़िए बेटा, पहले पढ़िए, लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगी। इनिशियल मोमेंटम इज जीरो बिफोर थ्रोइंग बॉल, बॉल, skateboard, child, all are stationary, so total momentum is zero. ठीक है? Due to conservation of momentum, total and after it must be same. So momentum of child equals to momentum of ball. ठीक है जनाब? Child moves backward, ball moves forward. Mass of child is greater, so velocity of child will be lower. It is the key word which I have explained. लेकिन बेटा सिमरा, इसको आप लिखेंगे ना एग्जाम में, मैं तो नहीं लिखूंगा बेटा। मैंने समझा भी दिया, लिखा हुआ भी दिखा दिया। आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं खामोशी से सुनूंगा। ठीक है? सब कुछ लिखा हुआ, पढ़ के मत बताना। हाँ सिमरा, बोलो बेटा क्या होगा। हम्म। हम्म। हाँ। 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 हम्म। बेहतरीन। बहुत अच्छा बेटा आपने बोला। ठीक है? लेकिन आप जाहिर सी बात है बेटा, इसको लिखोगी तो दिमाग में आएगा ना। और जब कभी मैं होमवर्क देता हूँ तो मुझे मनाहिर लिख के भेजती हैं। और जब कभी मैं सिमरा को होमवर्क देता हूँ, सिमरा कभी भी लिख के नहीं भेजती। तो सिमरा बेटा, आंसर लिखना चाहिए ना बेटा। जब आप लिखोगे नहीं, आपको ये एग्जाम में भी लिखना नहीं आएगा। तो सिमरा बेटा, क्या आप प्रॉमिस करती हैं कि एक सवाल आप मुझे क्लास के बाद लिख के भेज देंगी? हाँ चले, ये वाला भेज दीजिएगा। ठीक है? चले ठीक है, चले ठीक है। नाउ नहीं करना, क्लास के आखिर में लिखना। अच्छा, आप जरा जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन। ठीक। और शायद मैंने ये क्लास में भी करवाया हुआ है, शायद, मुझे खैर याद नहीं आ रहा। अच्छा, नाउ वी आर सॉल्विंग, इट इज प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन। The question is, machine makes work easier by changing the size or direction of the force. A student design a simple machine to lift a box of mass 50 kg. The student claimed the efficiency of machine was greater than 90%. ठीक है, चेक करेंगे। The machine used a slope of height 2 meter and the length is 15 meter to move the box. The box was connected to 8 kg mass by rope over a pulley. 8 kg mass fell down. The box moved up slope at a steady speed. Calculate efficiency and then decide this efficiency is less than or greater than 90%. तो मैं जनाब इस मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर, टू कैलकुलेट एफिशिएंसी वी शुड नो इनपुट एंड आउटपुट। ओके, व्हाट इज इनपुट? सर, इनपुट इज this weight is falling down, and actually this is the input for this machine, and this machine is lifting this block upward. So the keyword is input is supplied by this mass falling down. So first I am calculating input. अब्दुल्ला, आप हमें बताइए, जब ये 8 kg का मास फॉल डाउन करेगा, तो विच काइंड ऑफ एनर्जी वी शुड यूज, कौन सा फॉर्मूला में यूज करना चाहिए जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? जी। जी, बिल्कुल सही आपने बताया। इनपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी is mgh. The mass of this block is 8 kg. Gravity is 9.81 and height fallen it is 2 मीटर। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जल्दी से इसको लिखिए। और मनाइल, मुझे नंबर बताइए क्या आंसर आ रहा है एज इट इज फॉलिंग डाउन। 10, सॉरी 169, 156
0.96, तो उसको 157 ही लिख देगा. So this is the input. This is the input. As this 8 kg mass falling 2 meter down, falling 2 meter down, this is given in the question. It is falling 2 meter down, it is the input. And what is the output? Sir, output is work to move 50 kg along slope. Okay, we are moving this 50 kg mass along the slope. It is the output. It is the output. ठीक है. अब now the question is, Simra, I am asking you, how much force is required to lift this 50 kg mass towards the pulley? How much force is required? Okay, so I am asking you the weight of the block acting downward, and you know there are two components of every vector. So it's this component of the vector acting downward. सिमरा आप हमें बताएं, what is the formula of this component of vector which slide the body downward? What is the component of this vector? I taught you there are two components of a block weight when it is placed or it is moving on the slope. अगर slope के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो बताइए, जो ग्रीन वाला एरो है इसके लिए क्या फोर्स का फॉर्मूला बनेगा? इनक्लाइन, हाँ हाँ, विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व बेटा, एंड फॉर्मूला इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इनक्लाइन प्लेन पर व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच स्लाइड्स बॉडी डाउनवर्ड. नहीं याद आ रहा सिमरा को. अब्दुल्ला तुम याद करो बेटा. स्लोप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सी फोर्स होती है जो ब्लॉक को स्लाइड डाउन करा रही होती है? मनाइल तुम बताओ बेटा. मनाइल. मनाइल आंसर इज परफेक्ट. इट इज एम जी साइन थीटा. एम जी साइन थीटा इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेट. और अब्दुल्ला मैं आपको याद दिलाऊं मैं ये किस तरह से पढ़ाता हूँ, और मैंने आपको भी पढ़ाया हुआ है. मैं यूं पढ़ाता हूँ हमेशा. मैं लिखता हूँ कि इनक्लाइन प्लेन पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो जो फोर्स स्लाइड कराती है, सर स्लाइड कराने वाली फोर्स होती है हमेशा एम जी साइन थीटा. स्लाइडिंग फोर्स होती है हमेशा एम जी साइन थीटा. तो एम जी साइन थीटा इज द स्लाइडिंग फोर्स, and you have to apply this force equal to mg sin theta to move 50 kg object along inclined plane. ठीक है बेटा, तो फोर्स चाहिए होगी mg sin थीटा. एक बात. दूसरी बात बेटा ये कि जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सिमरा बेटा बताइए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग इंक्लाइन प्लेन, हाउ मच डिस्टेंस the object will cover on an inclined plane? How much distance along inclined plane? Simra? The length of the inclined plane is 50 meter. So will it cover 15 meter or not? This block will cover 15 meter or not? This block is moving upward. Will it cover 15 meter or not? Okay, but answer is wrong. Okay, because this block is connected with a string, and this string is connected with this load, and this load can move 2 meter. If this load can move 2 meter, then this block can move only 2 meter. It cannot move through 15 meter. Apply common sense beta.
This is connected with a string. This is connected with a string, 8 kg mass. Okay, and this 8 kg is the input. This 8 kg is the input. If the input moving 2 meter, if the input moving 2 meter, then output will also move 2 meter. Why? Because they are connected with the same string. क्या ये वाली बात समझ में आती है बेटा सिमरा आपको? ठीक है ना बेटा? जब ये 2 मीटर गिरेगा तो ये 15 मीटर थोड़ी जा सकता है बेटा, ये भी 2 मीटर जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो आउटपुट वर्क है, वो वर्क आपको पता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा, force will be mg sin theta, and this force mg sin theta displacing 50 kg object through 2 meter. Through 2 meter. It cannot move 15 meter. It will move 2 meter. Okay. Up now the issue is, sir, mass is given 50 kg. Gravity is given 9.8. 2 is already no. But we are not given sin theta. We are not given sin theta, and sin theta means this theta. So Abdullah, if you are a student of mathematics, can you help me? How can I calculate this theta? If I know this is 2 meter long, this is 15 meter long, then how do I calculate theta? Yes, you are right. You are right. It is equal to sin theta equal to opposite side divided by hypotenuse. Okay, beta? Opposite side divided by hypotenuse. So opposite upon hypotenuse, it is 2 upon 15. It is sin theta. Okay. So now I am going to use, sir, mass of the block is 50 kg. Mass of the block is 50 kg. Gravity is 9.8. Sin theta, sir, sin theta is 2 upon 15. Sin theta is 2 upon 15. And this 2 is remain as it is. सॉल्व करके बताइए मनाहिल, व्हाट इज आउटपुट? हाँ, 131, it is the output. And now we are calculating efficiency, and efficiency is output is 131, input is 157, in percentage multiply 100. G Manahil, is it less than 90 or greater? 83.4%. So the claim is wrong. In this question, determine whether the maximum efficiency was greater than 90. So the answer is no. It is not greater than 90. It is not greater than 90. It is not greater than 90. ठीक है? अच्छा, right now I am stopping recording.